हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, अध्याय 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बड़े अणुओं के रूप में होता है, जिन्हें शरीर उसी मूल रूप में अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए शरीर में विभिन्न अंगों का एक जटिल समूह ठोस और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को एंजाइमों, अम्लों और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से सरल, तरल और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है। देखिए, भोजन को जिस आकार में आप ग्रहण करते हैं उस मूल आकार को शरीर अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए शरीर में विभिन्न अंगों का एक जटिल समूह होता है, जिसके माध्यम से ठोस और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को यह जटिल समूह एंजाइम, अम्ल और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उस भोज्य पदार्थों को तरल, सरल और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होता है, इसको भोजन का पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का जो समूह है, इस समूह को पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके इन्हें शरीर के लिए अवशोषण योग्य बनाता है। अध्ययन के दृष्टि से पाचन तंत्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, आहार नाल और संबंध पाचन ग्रंथियों में। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका मुख है यानी माउथ है, ये मुख गुहा है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथियां। ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली है। और ये अधोजंभ और अधोजीवा ग्रंथियां यानी जीव ग्रंथियां हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये आपका यकृत लीवर है, ये आपका अमाशय है, ये क्या है अग्नाशय है, और ये आपका अग्नाशय वाहिनी है। ये अग्र क्षुद्रांत है और ये आपका क्षुद्रांत है। ये क्या है अवरोही कोलन है, ये आरोही कोलन है और ये आपका अनुप्रस्थ कोलन है। ठीक है। इसके बाद ये जो है ये सिकम है, ये आपका कृमि रूप परिशेषिका है, ये मलाशय है और ये गुद्दा है। याद रखिएगा, मानव पाचन तंत्र इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आहार नाल में और दूसरा संबंध पाचन ग्रंथियों में। आहार नाल के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आंत आता है। मुख गुहा में जीभ, तालु, दांत, ग्रसनी आता है। आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के अंतर्गत जो है डेडेनम, जेजनम और इलियम आता है। और बड़ी आंत के अंतर्गत अगर बात करें तो उडुक, बृहदांत्र और मलाशय आता है। वही जो संबंध पाचन ग्रंथियां है, इसके अंतर्गत लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय आता है। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आहार नाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आहार नाल की जो लंबाई है लगभग 6 से 9 मीटर के बीच होती है और यह एक कुंडलित और पेशीय नली है, जिसका विस्तार मुख्य से गुदा तक होता है। ठीक है, माउथ से गुदा तक होता है। आहार नाल संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से निम्नलिखित अंगों में विभाजित होती है, जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, आंत, मलाशय, गुदा में। पाचन तंत्र का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वह है पाचन ग्रंथियां, जो आहार नाल की विभिन्न संरचनाओं से संबंध रहती हैं। ठीक है, आहार नाल की भित्ति संरचनात्मक दृष्टि से 4 स्तरों से निर्मित होती है। प्रत्येक स्तर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। आहार नाल की भित्ति के जो प्रमुख स्तर है, याद रखें, म्यूकोसा या सलेस्मा झिली, सबम्यूकोसा, मस्कुलारिस एक्सटर्ना और सेरेरोसा। स्तरित गुहा की सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा या सलेस्मल झिली है, जिसमें श्रावण और अवशोषण की विशेषताओं से युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। म्यूकोसा के आधार पर कुछ अरेखित या चिकनी पेशियां स्थित होती हैं। देखिए, म्यूकोसा के ठीक बाहर सब म्यूकस यानी रुधिर, लसिका और तंत्रिका युक्त मृदु संयोजित ऊतक होता है। सब म्यूकस के बाहर मस्कुलारिस एक्सटर्ना नामक परत पाई जाती है, जो आंतरिक वर्तुल यानी शंक्वाकार पेशियों और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। आहार नाल की सबसे बाह्य परत को रेशीय स्तर या सेरेरोसा कहते हैं। म्यूकोसा लाखों वलयों और अंगुलीवत प्रवर्धों का बना होता है, जिन्हें अंकुर कहते हैं, विली कहते हैं, और ये आहार नाल गुहा की ओर
फैले होते हैं। इन अंकुर में रुधिर कोशिकाओं और लसिका वाहिनियों का जाल फैला रहता है। इसके अतिरिक्त अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं में असंख्य रोम युक्त पर्वत होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहते हैं, माइक्रोविली कहते हैं। यह पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आहार नाल के पृष्ठीय क्षेत्र में और अधिक वृद्धि कर देते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर करोड़ों एक कोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें श्लेष्मा या गॉबलेट ग्रंथि कहते हैं, गॉबलेट ग्रंथि। और ये ग्रंथियां मुख्यतः श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जो स्नेहक और रक्षण का कार्य करती हैं तथा उपकला सतह को नष्ट होने से तथा पचने से सुरक्षित रखती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मुख गुहा। मानव मुख्य, जो मानव का माउथ होता है, दो भागों में विभाजित होता है, मुख का अग्रभाग और मुख गुहा। मुख का जो अग्रभाग है, इसके अंतर्गत होंठ, दांत, गालों को जो है रखा जाता है। गालों को ये मतलब जो गाल है, जो दांत है, जो लिप्स है, ये मुख का अग्रभाग होता है। और मुख गुहा जो होता है, ये आहार नाल का प्रारंभिक भाग है, जो दोनों जबड़ों के मध्य स्थित एक छिद्र नुमा संरचना है। मुख गुहा में अंदर की ओर जो है ऊपरी और क्षैतिज भाग को तालु कहते हैं। जब आप माउथ को ओपन कीजिएगा, जो ऊपर का जो सिरा होगा, जब जीभ से आप जो ऊपरी सिरा को अगर टच करिएगा तो कुछ उत्तेजना जो है आपको प्रतीत होगा, उसको बोलते हैं तालु। तालु मुख गुहा तथा नासा गुहा को अलग करता है। तालु का आगे का जो भाग है अस्थियों से बने होने के कारण कठोर तालु एवं पृष्ठ भाग संयोजी उत्तक से निर्मित होने के कारण कोमल तालु कहलाता है। कोमल तालु के नीचे की ओर भी आकार की एक कोमल रचना पाई जाती है, जिसे अली जिह्वा कहते हैं। ठीक है, अली जिह्वा। जीभ या जो जिह्वा है, जो टंग है, इसके चार भाग होते हैं। जीभ का जो मतलब कि जो जीभ है, इसका चार भाग है। मुख गुहा के निचली सतह पर एक लंबी और मांसल संरचना होती है, जिसे जीभ कहते हैं। जीभ का अगला भाग स्वतंत्र होता है, जबकि जो पिछला भाग होता है वो मुख का मतलब कि जो पिछला भाग है मुख के सतह से जुड़ा होता है। जीभ अपने पेशियों के जीभ की जो पेशियां हैं, ये क्रियाशीलता के द्वारा भोजन को चबाने निगलने के साथ साथ बोलने भी सहायता करती हैं। तो जीभ भोजन को चबाने, निगलने और साथ में बोलने के लिए जो है उत्तरदायी होती हैं। और संपूर्ण जीभ पर एक विशिष्ट प्रकार की संवेदी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स कहा जाता है। स्वाद कलिकाओं में स्वाद ग्राहक कोशिकाएं स्थित होती हैं। याद रखिएगा, जो व्यक्ति को भोजन के विविध स्वादों का अनुभव कराती हैं। तो जीभ का चार भाग होता है। सबसे आगे का जो भाग होता है, ये मीठे स्वाद को अनुभव कराता है। इसके बाद जो आगे के बाद जो पीछे, उसके पीछे का जो हिस्सा है, ये क्या करता है, आगे का जो भाग होता है, ये मीठे को अनुभव करता है। इसके बाद उसके ऊपर जो मतलब जो आगे के बाद जो मतलब कि जो भाग होता है, ये आपको किस प्रकार का अनुभव कराता है, तो नमकीन, साल्टी। और इसके बाद जो उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, वो खट्टा अनुभव कराता है। और जो सबसे लास्ट का, यानी जो मतलब कि मुख के सतह से जो जुड़ा होता है, जहां जो ये जो संवेदना जो उत्पन्न करता है, कड़वा, यानी ये चौथा जो भाग है, सबसे मुख की ओर जो भाग जुड़ा होता है, वो कड़वा अनुभव कराता है। स्वाद जो होता है कड़वा को बताता है। जीभ के सबसे पिछले भाग पर कड़वे स्वाद का, मध्य के किनारे के भाग पर खट्टे स्वाद का, आगे के किनारे पर नमकीन स्वाद और सबसे आगे भाग पर मीठे स्वाद का अनुभव होता है। याद रखिएगा। इसके बाद ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, दांत मुंह में यानी जबड़ों में स्थित छोटे, कठोर और सफेद रंग की संरचनाएं हैं, जो प्राणियों में पाए जाते हैं। दांत भोजन को काटने, ठीक है, चबाने आदि के काम आते हैं। कुछ पशु जो होते हैं, जैसे मांसभक्षी जो पशु होते हैं, ये शिकार और रक्षा करने के लिए भी दांतों का उपयोग करते हैं। दांत के जबड़े मसूड़ों से ढकी होती हैं। दांत हड्डी के नहीं बने होते हैं, बल्कि ये अलग अलग घनत्व वाले कठोर ऊतकों से बने होते हैं। मनुष्य के दांत दो बार निकलते हैं। अस्थायी दांत और अस्थायी दांत के रूप में इन्हें जो है वर्गीकृत किया गया है। अस्थायी दांत 3 प्रकार के और अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के अस्थायी दांत 20 होते हैं। इनमें चणवक यानी मोलर्स का स्थान आगे चलकर प्रीमोलर्स ले लेते हैं। जो चरणवक हैं, यानी जो मोलर्स होते हैं, जो मनुष्य के अस्थायी जो दांत होते हैं 20 होते हैं, और जो मोलर्स होते हैं ये आगे चलकर यानी पुराने जब हो जाते हैं तो ये प्री मोलर्स के रूप ले लेते हैं।
इनमें चारों छोरों पर जो है स्थित अंतिम चरणकों को अक्ल या विजडम या बोधि दांत कहते हैं। बोधि दांत यानी विजडम टीथ कहते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में जो है 16 दांत होते हैं ऊपर नीचे मिलाकर, और 8-8 की 2 पंक्तियों में समान रूप से लगे रहते हैं। अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों दांतों को कृंतक, रदनक, अग्र चर्णवक और चर्वणक कहते हैं। इंसीजर्स यानी इंसीजर जो है जो दांत है मनुष्य का, पहला जो मतलब कि जो प्रकार है वो इंसीजर है, और ये क्या कार्य करता है, तो 4 कृंतक दांत यानी इंसीजर दांत ऊपरी जबड़े में और 4 कृंतक दांत यानी इंसीजर जो होता है निचले जबड़े में सामने की ओर स्थित होता है। यानी जो आगे का जो दांत होता है जो आपको दिखता है, जो सामने का दांत है, ये क्या करता है, ये जो दांत है जो भोजन को काटने का या किसी वस्तु को काटने नोचने का जो काम करता है, इसे इंसीजर कहते हैं। यानी सीजर जो होता है कैंची के रूप में होता है, यानी कैंची क्या करता है, काटने का काम करता है। तो आगे का जो दांत है किसी चीज को काटने का काम करता है, ये इंसीजर कहलाता है। 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे की ओर होता है। इनका आकार छेनी के समान चपटा और धारदार होता है, इसीलिए ये दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। दूसरा है कैनिन यानी रदनक। ऊपरी तथा निचले जबड़े में 2-2 रदनक दांत पाए जाते हैं, कैनिन दांत पाए जाते हैं, और इनका आकार नुकीला होता है। यह भोजन को चबाने फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो कैनिन होते हैं ये चबाने और फाड़ने का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो तीसरा जो दांत है, जो तीसरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या करता है, जो प्रीमोलर्स है, बताइए प्रीमोलर्स का कार्य क्या है। तो ये प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में जो 2 अग्र चर्णवक यानी जो प्रीमोलर्स हैं, जबड़े के आधे भाग में 2 प्रीमोलर्स पाए जाते हैं। ये आकार में चौड़े होते हैं और भोजन को काटने तोड़ने का ये कार्य करते हैं। तो प्रीमोलर्स भोजन को काटता है या तोड़ता है, ज्यादातर इसका जो कार्य है भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। यह है आपका मोलर्स यानी चर्णवक दांत। मोलर्स टीथ, इनकी संख्या ऊपरी और निचले जबड़े में 4-4 होती है, और ये आकार में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होने के कारण भोजन को पीसने, चबाने आदि का कार्य करते हैं। और प्रत्येक जबड़े के अंतिम चर्णवक जो दांत होते हैं यानी जो मोलर्स टीथ होते हैं, इनको विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धि के दांत कहते हैं। तो आप इस फिगर को एक बार देख सकते हैं, जो मानव दांत विन्यास दिया गया है, ये इस दांत को जो आगे का 4 दांत हैं इसको बोलते हैं इंसीजर, ये आगे का दांत। इसके बाद इधर जो है मतलब इधर ये दोनों मतलब कि जिधर इधर जितना रहेंगे इधर इतना रहता है, ऊपर नीचे बराबर रहता है। तो ये आगे का जो 4 दांत होते हैं इनको इंसीजर बोलते हैं। इसके बाद ये जो दांत होते हैं रदनक होते हैं, प्रीमोलर्स, और ये मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है मानव, अच्छा कुछ यहाँ पे कृत्रिम दांत के बारे में भी बताया गया है। आर्टिफिशियल टीथ का मतलब क्या है, जब दांत गिर जाता है, निकल जाता है, दांत जमता नहीं है या दांत क्षय हो जाता है, तो उसके स्थान पर कृत्रिम दांत लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल टीथ को लगाया जाता है। और ये आर्टिफिशियल जो टीथ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण दांत होता है, एक दंत शिखर होता है। पूर्ण दांत मतलब हुबहू दांत की तरह होते हैं, इनको बैठा दिया जाता है, और जो दांत शिखर होता है यानी दांत टूट जाते हैं, बीच में टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो एक कैप लगाया जाता है जिसे दांत शिखर कहते हैं। नकली दांत बनाने का प्रचलन बहुत प्राचीन है। सबसे पहले अस्थि जो है हाथी दांत, हिप्पो या आदमी के दांत को सोने या हाथी दांत के आधार पर बैठा कर लगाते थे। 8वीं शताब्दी से पार्सिलेन के दांतों का प्रचलन जो है प्रारंभ हुआ, और 1860 के आधार पर वल्कनाइज्ड रबर का उपयोग होने लगा। वर्तमान में कृत्रिम दांत जो है एक्रेलिक, ठीक है, रेजिन और प्लास्टिक के द्वारा बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। मानव दांत की जो संरचना है आप देख सकते हैं, संरचना के दृष्टि से मानव दांत को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। मानव दांत की जो आंतरिक संरचना है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ऊपर वाला जो सिरा होता है, मानव दांत का जो ऊपरी सिरा होता है, इसको बोलते हैं क्राउन। इसके बाद की जो सिरा होता है, क्राउन के नीचे को क्या बोलते हैं बताइए, क्राउन के नीचे को ग्रीवा, और जो इसके नीचे जो होता है, जो कि जड़ होता है, जो मसूड़े में धंसा रहता है, ठीक है, इसको जड़ बोलते हैं, यहां से यहां तक के भाग को। और ये देखिए इसके बाद जो हमारा क्राउन होता है, क्राउन के नीचे की जो अस्तर होता है, इसको ये इनामेल होता है, ये जो दांत होता है इनामेल होता है,
ठीक है, इनेमेल। इसके बाद इसके अंदर डेंटिन होता है। इसके निचले के स्तर को क्या बोलते हैं, तो देखिए पल्प कैविटी होता है, ठीक है। और पल्प कैविटी जो होता है, ये जो दांत होता है पूरे गम में जड़ा रहता है, धंसा रहता है मसूड़ों में। और ये जो होता है रूट कैनाल होता है, याद रखिएगा। और ये सीमेंटम है, और ये आपका तंत्रिका एवं रक्त वाहिकाएं हैं। देखिए पहला है शिखर। अगर क्राउन के बारे में अगर बात करें तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, गम के ऊपर निकला होता है, उसे क्राउन कहते हैं। यह भाग शेष दांत से चौड़ा होता है। शिखर में 3 भाग होते हैं, एनाटॉमिकल क्राउन, इनेमेल और डेंटिन, याद रखिएगा। देखिए एनाटॉमिकल क्राउन दांत का सबसे ऊपरी भाग है। इनेमेल दांत के सबसे बाहरी परत होती है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है, हार्डेस्ट टिश्यूज होता है। यह दांतों को जीवाणुओं और भोजन खाने से पड़ने वाले दबाव को या दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखिएगा। डेंटिन नामक परत इनेमेल के नीचे स्थित होती है। यह शिखर से जड़ तक विस्तृत होती है, जो कि ठंड और गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा करती है, ठीक है। इसके बाद ग्रीवा, जो देखिए ग्रीवा जो होता है जिसे नेक बोलते हैं, ये दांत के शिखर और जड़ के मध्य में स्थित भाग जो होता है इसको ग्रीवा कहते हैं। तो दांत के ऊपरी सिरा और जड़, जहां जो दांत जो मसूड़ा में जो अंदर धंसा होता है, इन दोनों के बीच के जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं ग्रीवा, ठीक है। देखिए इसके 3 भाग होते हैं, ग्रीवा के 3 भाग होते हैं, मसूड़े, मजा और मजा गुहा। मसूड़े मांसल एवं सामान्यतः गुलाबी रंग के संयोजी ऊतक हैं, जो दांतों की ग्रीवा से संबंध होते हैं। दूसरा जो है मजा दांत का सबसे आंतरिक भाग होता है, जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होती है। इसके बाद जड़, जब दांत के लगभग 2/3 भाग का निर्माण, जो जड़ है, जड़ दांत के लगभग 2/3 भाग का निर्माण करती है। यह अस्थि तक विस्तृत होती है, हड्डी तक जो है विस्तृत होती है, दांत को अपने स्थान पर स्थिर रखती है। और जड़ के निम्नलिखित भाग होते हैं। जड़ के कुछ भाग हैं, जैसे रूट कैनाल, यह वह मार्ग है जिसमें मजा स्थित होती है, इसे रूट कैनाल कहा जाता है। इसके बाद है सीमेंटम। यह अस्थि जैसी यानी हड्डी जैसी संरचना होती है, जो दांत के जड़ को आवरण प्रदान करती है। और इसके बाद है तंत्रिकाओं एवं रक्त वाहिका। तो जो नर्व्स एंड जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स यानी तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाएं जो हैं, ये तंत्रिकाएं भोजन चबाने के दौरान लगाए जाने वाले बल को नियंत्रित करती है, जबकि रक्त वाहिकाएं पोषण प्रदान करती है। इसके बाद जबड़े की अस्थि, जाव बोन, इसे वायु कोशिकीय अस्थि यानी वायु कोशिकीय हड्डी भी कहा जाता है। इसमें दांत के खांचे स्थित होते हैं। यह अस्थि यानी हड्डी दांत के जबड़ों को घेरे रखती है तथा दांतों को अपने स्थान पर स्थिर रखती है। इसके बाद ग्रसनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रसनी, देखिए जो ग्रसनी होता है यानी मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। जो बकल कैविटी है, इसके जो पिछले भाग है, मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसको ग्रसनी कहा जाता है। यानी भोजन को जिस भाग से मतलब कि ग्रहण किया जाता है, निगला जाता है, उस भाग को ग्रसनी कहते हैं। और यह सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना वाली, मतलब कि जो ग्रसनी की लंबाई है लगभग 12 सेंटीमीटर की संरचना वाली होती है, जिसमें भोजन को निगलने और श्वास लेने के लिए 2 समान मार्ग या छिद्र होते हैं। ग्रसनी से निगल द्वार जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी से जिसे ड्यूलेट कहते हैं या जो निगल द्वार कहते हैं, ये ग्रास नली में तथा कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। तो ग्रसनी से जो निगल द्वार है जिसे निगला जाता है, उसका द्वार ग्रास नली में, और जो कंठ के द्वारा जो श्वास नली जो कंठ द्वार है, ये श्वास नली में खुलता है। जहां से हम लोग जिस कंठ से हम लोग बोलने की चेष्टा करते हैं, ये श्वास नली में खुलता है। तो ग्रासनी से निगल द्वार ग्रास नली में और कंठ द्वार श्वास नली में। कंठ के द्वारा जो कंठ द्वार है, कंठ द्वार से आगे की ओर एक चपटी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। भोजन निगलते समय यह कंठ द्वार को ढक देती है, बंद कर देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। ग्रास नली जो है,
ग्रास नली मांसपेशियों से निर्मित 9 से 10 इंच लंबी नली होती है जो ग्रसनी के निचले भाग से आरंभ होकर अमाशय तक जुड़ी होती है, याद रखिएगा। इसके बाद ग्रास नली लार युक्त भोजन को निगल द्वार से प्राप्त करती है। इसकी दीवारें संकुचनशील और पेशीय होती हैं और इनमें स्तरित स्वैक्यूमस या बोल सकते हैं इसे कि जो कह सकते हैं इसमें जो स्तरित स्क्वेमस एपिथेलियस पाई जाती है, जो भोजन के ग्रास नली में पहुंचते ही फैलने और सिकुड़ने लगती है, फैलने और सिकुड़ने का कार्य करती है और क्रमांकुचन इसे कहते हैं। यानी फैलने सिकुड़ने की जो क्रिया इसे क्रमांकुचन कहते हैं और इसी प्रक्रिया के कारण ही भोजन ग्रास नली से जो है अमाशय में पहुंचता है। तो ग्रास नली लार युक्त भोजन को निगल द्वार से जो है प्राप्त करती है। इसकी दीवारें संकुचनशील और पेशीय होती हैं। इनमें स्तरित स्क्वेमस एपिथेलियस पाई जाती है जो भोजन को ग्रास नली में पहुंचने पर क्या करता है, फैलता है और सिकुड़ने लगता है और फैलने सिकुड़ने की इस क्रिया को इसे क्रमांकुचन कहते हैं और इसी प्रक्रिया के कारण ही भोजन ग्रास नली से अमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली और अमाशय के मध्य एक वल्व, याद रखिएगा, वल्व क्या होता है, वल्व एस्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो भोजन को पुनः ग्रास नली में वापस जाने से रोकता है। ग्रास नली किसी भी प्रकार के पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है, यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। ग्रास नली में पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं बल्कि इसमें केवल श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्रमांकुचन क्या है? यह पाचन क्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया है। पाचन क्रिया की या प्रक्रिया की यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से गमन के लिए यह आवश्यक है। तो जो क्रमांकुचन है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भोजन को पाचन नलिका में आसानी से पहुंचाता है, पहुंचने के लिए यह कार्य करता है। जैसे भोजन को ग्रास नली से पेट में ले जाने के लिए, पेट से भोजन को छोटी आंत में ले जाने के लिए और वहां से बड़ी आंत, फिर बृहदांत्र और वहां से गुद्दा तक ले जाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? क्रमांकुचन की। क्रमांकुचन जो है आप देख सकते हैं इसका जो प्रोसेस है, पेशियां हैं समान अवस्था में, आप देख सकते हैं। ये मान लीजिए ये भोज पदार्थ है यहाँ पे, ठीक है, ये भोज पदार्थ है, ये संकुचित पेशियां हैं, ये संकुचित पेशियां हैं, यहाँ पे भोज पदार्थ है, ये वाले ये भोज पदार्थ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रमांकुचन के द्वारा भोजन का जो है आगे बढ़ना किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद स्टोमक यानी अमाशय। तो अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित एक खोखली द्विपालिका थैली होती है, थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। कार्डियक और पाइलोरिक के मध्य का जो भाग है इसे पुंडिक कहा जाता है, पुंडिक। अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इस धंसे भागों की कोशिकाएं जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ये ग्रंथियां अमाशय में जठर रस का जो है गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं। श्लेष्मा कला के बाहर का जो भाग है अधोश्लेष्म कला कहलाता है। अधोश्लेष्म कला कहलाता है। इसमें रक्त वाहिकाओं के रूप में शिराएं स्थित होती हैं। अधोश्लेष्म कला के बाहर 3 स्तरों में अनैच्छिक पेशीय तंतु स्थित होती हैं। आंतरिक तंतु त्रियक दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील दिखाई पड़ते हैं। इनके बाहर अगर बात करें तो इनके बाहर वृत्ताकार तंतुओं का एक स्तर होता है जो अमाशय को चारों ओर से घेरे रहता है और स्तर से बाहर पेशीय तंतु लंबवत दिशा में गतिशील दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों स्तरों के द्वारा अमाशय के भीतर स्थित भोजन पूर्णतः मिश्रित हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है, ठीक है। और अमाशय में लुगदी समान भोजन काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक का भी कार्य करता है। श्लेष्मा का स्राव श्लेष्मा कोशिकाओं से होता है।
यह अमाशय की कोशिकाओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। इसके बाद आंत के बारे में देख लेते हैं। इंस्टेटाइन, देखिए इंस्टेटाइन जो है यह मनुष्य के शरीर में आंतों की दो संरचनाएं पाई जाती है। जो आंत है मनुष्य के शरीर में, इनकी दो संरचनाएं होती हैं जिन्हें छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। इनकी संरचना तथा पाचन तंत्र में इनकी जो भूमिका है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छोटी आंत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमाशय व छोटी आंत के बीच में पाइलोरिक वॉल्व नामक एक पेशीय कपाट जैसी संरचना पाई जाती है और यह 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत जो भोजन को अमाशय से छोटी आंत की ओर आने तो देती है परंतु इसे वापस अमाशय में नहीं जाने देती है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट देखिए जो छोटी आंत के जो प्रमुख भाग हैं, जैसे पहला है ग्रहणी, मध्यांत्र यानी डेडनम, जेजनम और इसके बाद क्या है इलियम। जो डेडनम है इसके बारे में अगर बात करें तो यह अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार के मुड़ी हुई संरचना है। ग्रहणी और अमाशय के जोड़ के पास जो है अग्नाशय स्थित होता है, पैंक्रियाज स्थित होता है। ग्रहणी की दीवारों पर ग्रहणी ग्रंथियां या वर्नस ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं जो क्षारीय श्लेष्मा का स्राव करती हैं। छोटी आंत में स्रावित होने वाले जो पाचक हार्मोन है इसको याद रखिएगा, सिक्रेटिन। यह ग्रहणी की एस कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है जो अग्नाशयी रस के स्रावण को प्रेरित करता है। इसके बाद है कोलिस्टोकाइनिन। इसे पेंक्रियोजाइमिन, जो कोलिस्टोकाइनिन है इसे पेंक्रियोजाइमिन कहा जाता है। यह अग्नाशयी रस के स्राव को संकुचित करके उसमें उपस्थित रस को छोटी आंत में प्रवेश करने में सहायता करता है। इसके बाद है गैस्ट्रीन। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की जी कोशिकाओं यानी जी सेल्स, ग्रहणी तथा अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है और गैस्ट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। इसके बाद है मोटिलिन। यह हार्मोन आंत के एम कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और विशेष रूप से ग्रहणी और मध्यांत्र में यह पेप्सिन के स्राव को प्रेरित करता है। इसके बाद है एंट्रोगैस्ट्रोन। एंट्रोजोगैस्ट्रोन है यह जब अमाशय या छोटी आंत में वसीय भोजन पहुंचता है तो ग्रहणी की श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा एंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह जठर ग्रंथियों से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। इसके बाद है अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी। अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी एक साथ मिलकर सामान्य वाहिनी का निर्माण करती हैं जो ग्रहणी में खुलती है। ठीक है। इसके बाद है जेजेनम, मध्यांत्र। यह छोटी आंत का मध्य भाग है जो ग्रहणी तथा क्षुद्रांत यानी इलियम के मध्य में स्थित होता है। तो जो जेजनम है डोडोनम और इलियम के बीच में स्थित होता है। यह लगभग 2.5 मीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर मोटी कुंडलित नलिका है। इसका निर्माण 4 पृथक उत्तक मतलब कि टिश्यूज लेयर से होता है। पहला है श्लेष्मिक स्तर, दूसरा है उप श्लेष्मिक स्तर, तीसरा है मस्कुलैरिस और चौथा है सेरोसा। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जिसे काइम कहा जाता है ग्रहणी से मध्यांत्र में प्रवेश करता है और मांसपेशियों के संकुचन से यह मिश्रित होता है। मध्यांत्र की कुंडलित संरचना इसकी आंतरिक भित्ति के पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि करती है ताकि भोजन में क्या हो सके, उपस्थित पोषक पदार्थों का अधिकतम अवशोषण किया जा सके। इसके बाद है इलियम, तीसरा भाग इसका इलियम इसे बोलते हैं। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है जो शेष 2 भागों से अधिक लंबा होता है और लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है। मध्यांत्र से बचे हुए पोषक पदार्थ शेषांत्र में अवशोषित होते हैं और शेषांत्र में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो है इलियम में पूर्ण होने के पश्चात भोजन का बचा हुआ भाग बड़ी आंत में जो है प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। छोटी आंत पचे हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित करके उन्हें रुधिर और लसिका में मिश्रित करती है। इसके बाद लार्ग जो इंस्टेटाइन है इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।